बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटा सब लोग? ठीक हैं? अच्छा भाई, MLT थर्ड ईयर वालों, आप लोग बहुत कम रिस्पांस देते हैं, बल्कि देते ही नहीं हैं। अभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को टेस्ट दे दूं, टेस्ट, लेकिन टेस्ट सेंड हो जाता है ग्रुप में, और शुरू शुरू में तो चलो बहुत शाम को या अगले दिन एक दो बंदे रिस्पांस कर देते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं आ रहा। तो कोई नहीं बेटा, आप लोग फिज़िकल क्लास में आ जाएं फिर। अभी एक या दो दो एक आज का, एक अगले वाला लेक्चर कल का है, ये रह गया है। ख्याल करो यार, छोटा सा आपका कोर्स है, इसमें कोई मुश्किल बातें नहीं है, आसान सी बातें हैं। सारा आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया मिड से पहले ही। इसको याद करें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लेकिन आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे, गलत बात है। फिर मैंने सोचा कि लेक्चर पे भी आप रिस्पांस नहीं दे रहे, टेस्ट पे भी नहीं दे रहे, तो फिर मैं आप लोगों को रिपीट ही करवा देता हूँ लेक्चर्स जो पहले से पढ़े, उनको रिवाइज करवा देता हूँ। तो आज फिर मैं यही सोच के बैठा हुआ था, मैंने कहा फिर आप लोगों को लेक्चर रिपीट करवाता हूँ। अब देखें, ये लेक्चर फिर दोबारा मैं आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ, प्लूरल फ्लूइड वाला, ठीक है ना, प्लूरल फ्लूइड वाला। तो बेटा प्लूरल फ्लूइड सबसे पहले हम देखें कि होता क्या है प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है, कुछ बच्चों ने मुझे ये कहा कि हमें समझ नहीं आ रही। भाई इसमें समझने वाली तो कोई बात नहीं है बेटा, ये तो प्रैक्टिकल्स हैं एक किस्म के। लाइक स्टूल एग्जामिनेशन है या यूरिन एग्जामिनेशन है, उसकी माइक्रोस्कोपी है, केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन है, प्लूरल फ्लूइड है, एसाइटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है जी, कोई भी फ्लूइड है, CSF है, चंद एक चीज़ें हैं आपके इसी कोर्स कॉन्ट्रैक्ट में। ये है असल में प्रैक्टिकल्स, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल्स हैं। अब इनको आप लोग पढ़ें, ठीक है जी, पढ़ें, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी है। इसमें क्या मुश्किल बात है यार, हर चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। बुक्स इवन के मैंने आपको शेयर की थी, मैंने कहा था इन्हीं बुक्स में से आप लोगों ने पढ़ना है, इन्हीं बुक्स में से पेपर आएगा, इन्हीं बुक्स में सारे टॉपिक्स हैं, फिर भी आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। खैर, तो प्लूरल फ्लूइड को आज हम दोबारा देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं इस लेक्चर को। प्लूरल फ्लूइड जो है ये एक ऐसा लिक्विड है जो कि प्लूरा की जो लेयर्स हैं, मतलब कि उन लेयर्स को हम प्लूरा कहते हैं, जो लंग्स के इर्द गिर्द जो होती हैं। अच्छा, उन लेयर्स के दरमियान में जनाब ये फ्लूइड होगा, ठीक है। लंग्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उस प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो है जो लिक्विड होगा उसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, उसी प्लूरल वाले एरिया की निस्बत से। प्लूरा जो है ये दो लेयर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर या टू लेयर मेम्ब्रेन है, जो कि लंग्स को कवर करती है। लंग्स को कवर करेगी एक साइड पे, दोहरी मेम्ब्रेन है ना ये, एक साइड पे बेटा ये लंग्स को कवर करेगी, और दूसरी जानब जो है ये चेस्ट कैविटी की अंदरूनी जो दीवारें हैं उनके साथ साथ जो है ये लाइंस करती है, ठीक है ना। मतलब कि एक साइड पे जो है ये जो लंग्स हैं आपके, और दूसरी साइड पे जो है ये ऐसे है कि जो आपकी चेस्ट कैविटी है उसकी अंदरूनी दीवारों के साथ साथ ये जुड़ी होगी, ठीक हो गया। ये इस तरह से जनाब ये आपकी आ जाती है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल लंग है, इसमें बाहर वाली दीवार चेस्ट कैविटी की अंदरूनी दीवारों के साथ, और अंदर वाली दीवार जो है वो लंग्स के साथ। अब यहाँ पर ये देखें, ये एक नॉर्मल लंग है, लेकिन यहाँ पर ये पीले रंग का जो लिक्विड है ये जमा हुआ हुआ है, इसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। सो ये इस तरह से ये बन जाएगा। सो प्लूरा इज़ अ टू लेयर, प्लूरा इज़ अ टू लेयर मेम्ब्रेन। प्लूरा जो है ये दो लेयर्स पर मुश्तमिल एक मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स को कवर करती है और चेस्ट कैविटी, ठीक है ना, चेस्ट कैविटी और लंग्स जो हैं इनको कवर करेगी। सो ये जो एरिया है, इससे जो एरिया बनता है उसमें फिर जो लिक्विड होगा उसको फिर हम बेटा प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक हो गया। और इसको हम जो ये स्पेस बनेगी
इसको हम प्लूरल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड वो लिक्विड, और वो स्पेस क्या कहलाएगी, प्लूरल स्पेस कहलाएगी, क्योंकि हम प्लूरा का लफ्ज़ लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। तो जो प्लूरल फ्लूइड है उसकी एक बहुत ही कम मकदार जो है प्लूरल स्पेस में मौजूद होती है। ये नहीं है कि होती नहीं है, होती है, लेकिन बहुत कम मकदार में प्लूरल फ्लूइड जो है आपके लंग्स में होता है नॉर्मल केसेस के अंदर। लेकिन अब नॉर्मली क्या होगा कि जब वहाँ पर कोई इन्फेक्शन होगा लंग्स का या किसी किस्म का, तो जो प्लूरल फ्लूइड है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, प्लूरल या पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड और पेरिकार्डियल फ्लूइड ये दोनों एक ही प्रोटोकॉल के साथ इनको हम देखेंगे। बेटा प्लूरल आपके लंग्स के इर्द गिर्द, और पेरी का मतलब है इर्द गिर्द, और कार्डियल मैंने आपको बताया था कि हार्ट को कहते हैं। दिल के इर्द गिर्द भी डबल में ब्रेन वाली झिल्ली होगी जिसको हम पेरिकार्डियल कहेंगे, और लंग्स के इर्द गिर्द भी डबल में ब्रेन वाली झिल्ली होगी जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, अब देखें जो मेन पर्पस है टेस्ट का, इस टेस्ट का जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो ये है कि हम ट्रांसुडेटिव या एक्सुडेटिव नेचर जो है उसको हम फाइंड करें, और कजेटिव ऑर्गेनिज़म जो है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हुई है और जो प्लूरल लिक्विड है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ी हुई है, उस कजेटिव ऑर्गेनिज़म को पकड़ें हम, ठीक है ना। अगर कोई इनफेक्टिव प्रोसेस इंडिकेट हो रहा है, मतलब कि अब वो लिक्विड नॉर्मली तो बहुत कम होगा, लेकिन अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन होने की वजह से वो जो प्लूरल फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब उस प्लूरल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ेगी और ज़ाहिर बात है लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा या हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो फिर उनके लिए मुश्किल होगा काम करना। तो अब फिर वो प्लूरल या पेरिकार्डियल फ्लूइड हम निकाल लेते हैं, और उसके निकालने का और इस एग्जामिनेशन का पता क्या मकसद होता है, उसका ये मकसद होता है कि हम पता लगा सकें कि आखिर कौन सा ऐसा इन्फेक्टिव एजेंट या इन्फेक्शियस एजेंट था जिसकी वजह से अब्सेस फॉर्मेशन हुई है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑलमोस्ट द सेम फॉर द CSF एक्सेप्ट दैट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोराइड कैन बी ओमिटेड, ठीक है जी। तो कह रहा है कि जिस तरह हम CSF को परफॉर्म करते हैं बिल्कुल उसी तरह हम इसको भी परफॉर्म करेंगे, सिवाय एक स्टेप के कि डिटर्मिनेशन जो है इसमें कौन सी चीज़ करती हैं, ठीक है ना। इसमें हम जो है वो क्लोराइड जो है इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसको ओमिट कर देंगे। सो मोस्ट रिलायबल टेस्ट जो कि हमें ट्रांसुडेट और एक्सुडेट प्रोटीन्स को, ठीक है ना, एक ट्रांसुडेट को और एक प्रोटीन को जो है जो एक्सुडेट है उसको जो डिफ्रेंशिएट करता है, जो रिलायबल टेस्ट है वो क्या है, वो है सिमल्टेनियस एनालिसिस प्लूरल फ्लूइड का। प्लूरल फ्लूइड का क्या है, सिमल्टेनियस एनालिसिस, और सीरम का टोटल प्रोटीन के लिए और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लेवल के लिए। बात समझ आ गई ना, टोटल प्रोटीन और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए, ठीक हो गया। तो एक ट्रांसुडेट जो है वो एक ऐसी अफ्यूजन होगी जिसमें हम रेशो देखेंगे किसकी, सीरस फ्लूइड की टोटल प्रोटीन के साथ। अब सीरस फ्लूइड की टोटल प्रोटीन के साथ सीरम प्रोटीन अगर तो ये रेशो जो है ये लेस देन 0.5 होती है, तो जो करस्पॉन्डिंग लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज रेशो है वो अगर लेस देन होती है 0.6 से, ठीक है ना, मतलब कि ट्रांसुडेट एक ऐसी अफ्यूजन होगी जिसमें सीरस फ्लूइड और टोटल प्रोटीन की जो रेशो है वो लेस देन 0.5 होगी, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में वो रेशो लेस देन 0.6 हो जाएगी। बात समझ आ गई कि नहीं।
ये दो डिफरेंट केसेस हैं। 0.5 वाली जो है वो सीरियस सॉरी वो अफ्यूजन होगी, और अगर 0.6 से लेस देन होगी तो फिर ये एलडी रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग एलडी होगा। अच्छा, अगर जो फ्लूड है उसका हम लेबल करें एज ट्रांसुडेट, अगर उस फ्लूड का हम लेबल करें एज अ ट्रांसुडेट, मतलब कि उस फ्लूड का हम ट्रांसुडेट लेबल करें, तो जो दूसरे टेस्ट हैं वो भी ज़रूरी हैं। लेकिन अगर हम इस एक्सुडेट को जो है, बट इफ़ इट इज़ एक्सुडेट, अगर हम देखिए बेटा मेरी बात सुने, हमने ट्रांसुडेट और एक्सुडेट का फ़र्क पहले ही पढ़ा हुआ है पैथोलॉजी में। वो कहता है कि अगर तो हम लिक्विड को लेबल करते हैं कि वो ट्रांसुडेट है, तो अगर वो ट्रांसुडेट है तो कोई इसके बाद और टेस्ट नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर हम उसको लेबल कर देंगे कि भाई ये लिक्विड जो है वो एक्सुडेट है, फिर हम ग्राम स्टेनिंग भी करेंगे उसकी, हम उसका कल्चर भी लगाएंगे, हम काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफ्लेसिस है वो भी उसका करेंगे। सो एक साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और बायोप्सी जो है ये इंडिकेट कर सकती है कि ये जो केस है ये सस्पेक्टेड है या फिर मैलिग्नेंसी की तरफ तो नहीं लेके जा रहा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा ये आ जाता है स्पेसिमेन कलेक्शन। हम स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करेंगे, इसके लिए एक मेडिकल ऑफिसर चाहिए जो कि उस स्पेसिमेन को कलेक्ट करेगा वार्ड से, जो कि स्पेसिमेन कलेक्ट करते हुए खुद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को भी ख्याल करेगा, और ठीक है ना, एसेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए, उसका जो सामान है वो सारा स्टेरलाइज हो, हर चीज़ उसकी जनाब सब जो है ना, गाउन शाउन गोगल शोगल, उसके अलावा मतलब कि मुकम्मल तौर पे जो है वो एसेप्टिक कंडीशंस में ये करना होता है ये वाला टेस्ट। फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं 3 से 4 स्टीराइल कंटेनर्स के अंदर, जैसा कि हम CSM में करते थे। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि इट इज़ गुड टू टेक अ सेपरेट स्पेसिमेन इन EDTA फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द सेल काउंट। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर सेपरेट EDTA जो है वो कंडीशन होगी। देखें, इट इज़ गुड टू टेक अ सेपरेट स्पेसिमन, ये बहुत अच्छा है कि हम जो है वो एक सेपरेट स्पेसिमन को लें। ठीक है ना, ताकि हम सेल काउंट जो है उसको यकीनी बना सकें। अब इसके साथ ही फिर आ जाती है बेटा कि अब सैंपल हमने ले लिया, तो अब हम कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसमें पहली बात तो ये है कि जो रूटीन एग्जामिनेशन है, मतलब कि रूटीन में जो हम उसकी सबसे पहले अपीयरेंस देख लेंगे, उसकी अमाउंट देखेंगे कि कितनी अमाउंट है, 2 cc है, 4 है, 6 है, 8 है, कितनी अमाउंट है उसकी, पहले वो देखेंगे। ठीक है, उस लिक्विड की अमाउंट देख लेंगे। फिर देखेंगे कि उसका जो कलर है वो कैसा है, और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी देखेंगे कि क्या वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है या दूधियापन है, उसका कलर है तो कैसा है। ठीक है ना, और ये चीज़ें बेटा हमने देखनी है। सो नॉर्मल जो फ्लूइड है वो कैसा होगा, उसका भी फिर बता देना आपको कि नॉर्मल कैसा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा भी कि ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल होगा वो ये कह रहा है कि वो इसमें कलर को और ट्रांसपेरेंसी का आपका ख्याल करना पड़ेगा, लेकिन जो नॉर्मल फ्लूइड है वो स्ट्रा कलर का होता है। ठीक है ना, और क्लियर हो जाता है विदाउट कोआगुलम या पेरिकल्स। ठीक है ना, तो ये देखिए नॉर्मल जो फ्लूइड होगा वो स्टार कलर का होगा और क्लियर होगा, जो कि कोआगुलम या पेलिकल से वो क्लियर होगा। फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी आइदर बाय अ मैन्युफैक्चरर सॉरी रिफ्रैक्टोमीटर। अब उसके बाद हमने अपीयरेंस देख ली, अपीयरेंस देखने के बाद अगली चीज़ जो हमने देखनी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करेंगे, या तो हम रिफ्रैक्टोमीटर के ज़रिए कर लें या फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। सो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको बता दें कि कितनी होती है, 1.016 है ना, 1.016। अब आ जाएगा सेल काउंट। तो प्रोसीजर जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेम मकसद के लिए एज़ फॉर CSF, जैसा हम CSF में कह रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मली ये जो फ्लूइड्स हैं
इनमें 0 से लेकर 8 तक सेल्स आपको नज़र आएंगे पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर। और ये सेल्स कौन से हैं? ये हैं बेटा लिम्फोसाइट्स और मेसोथेलियल सेल्स। ये टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट अपीयरेंस। देखें जो ट्रांसुडेट हैगा वो होगा क्लियर और एक्सुडेट जो है वो क्लाउडी या टर्बिड होगा। कलर वाटरी होगा ट्रांसुडेट का और टर्बिड जो है या प्रूर एंड ब्लडी होगा एक्सुडेट का। स्पेसिफिक ग्रेविटी ट्रांसुडेट की लेस देन 1.016 होगी और जो है एक्सुडेट उसकी जो है वो ग्रेटर देन 1.016 आ जाएगी। फिर सेल काउंट देखें सर, सेल काउंट बेटा इसमें लिम्फोसाइट्स को देखते हैं, मेसोथेलियल सेल्स वगैरह को देखते हैं और न्यूट्रोफिल्स को, मोनोसाइट्स वगैरह को। अब उसके बाद आरबीसी जो है वो ट्रांसुडेट में नहीं होता और जो एक्सुडेट है उसमें ये मौजूद होता है, ठीक है ना। और इसके साथ ही जो क्लाउड फार्मेशन नहीं होनी नॉर्मल प्रोसेस में, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें फिर क्लाउड फार्मेशन भी हो सकती है। ठीक है जी। आरबीसी ट्रांसुडेट में नहीं होंगे जबकि जो एक्सुडेट है उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और क्लाउड फार्मेशन ट्रांसुडेट में नहीं होगी और एक्सुडेट में जो है वो यूजुअली होती है। ग्लूकोज सेम ही होगा सीरम में ट्रांसुडेट में, जबकि एक्सुडेट में जो है वो सेम होगा सीरम के अंदर, लेकिन या फिर रिड्यूस हो सकता है तकरीबन ग्रेटर देन 50% ऑफ द सीरम वॉल्यूम, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा है टोटल प्रोटीन। तो टोटल प्रोटीन ट्रांसुडेट एक्सुडेट जो है उसमें कैसी होंगी? उसमें ग्रेटर देन 20 ग्राम पर लीटर होंगी, जबकि ट्रांसुडेट में लेस देन 20 ग्राम पर लीटर होंगी, ठीक है ना, क्योंकि 50% होंगे सीरम लेवल से। फिर रिवाल्टा टेस्ट, ठीक है ना, रिवाल्टा टेस्ट नेगेटिव होगा ट्रांसुडेट के लिए या बहुत कम होगा और पॉजिटिव होगा एक्सुडेट के लिए। एलडी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस है वो लेस देन 60 होगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर सारी बात है उसने पैसे इस तरह के लिए। सो इसमें देखें टोटल प्रोटीन का बेटा मैंने अभी बताया ना आपको। हाँ, जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस है वो ट्रांसुडेट में लेस देन 60 होगा सीरम से और एक्सुडेट में ग्रेटर देन हो जाएगा। जो फ्लूइड है टोटल वो ट्रांसुडेट में लेस देन 0.5 होगा और एक्सुडेट में ग्रेटर देन 0.5 आ जाएगा। और जो फ्लूइड होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस टू सीरम रेशियो वो लेस देन 0.6 होगी ट्रांसुडेट में और ग्रेटर देन 0.6 होगी आपकी एक्सुडेट के अंदर। फिर है एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आपने कैसे एस्टिमेट करना है? प्रोटीन कंटेंट जो है इस लिक्विड का वो हायर होता है CSF से, ठीक है ना। तो इसको आप डाइल्यूट करें, मेजर करने से पहले आपने पहले इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूशन जो है वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। अच्छा बेटा, हम प्रोटीन का एस्टिमेशन जो है वो देख रहे थे। प्रोटीन कंटेंट जो है इस लिक्विड में हायर होगा CSF से और ये डाइल्यूट करना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है ना। सो जो डाइल्यूशन है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा के साथ डाइल्यूट करेंगे, अगर कम है तो कम के साथ। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कहता है कि ज़्यादा है तो फर्दर डाइल्यूशन करेंगे, अगर कम है तो फिर आप नहीं कर सकते। अब फिर ग्लोबुलेंस का आपने फाइंड करना है। क्वांटिटेटिव टेस्ट जो है वो यूजुअली आप करेंगे, ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे आप सीरस फ्लूइड के ऊपर, रिवाल्टा टेस्ट को, और ये तकरीबन इसमें रिक्वायर्ड जो है रीजेंट्स वो तकरीबन प्रिपेयर्ड होते हैं, आपको ऐड करने पड़ते हैं ड्रॉप के ग्लाइशियल एसिटिक एसिड के उसके अंदर।
और 10% जो है वो डिस्टिल वाटर में। अच्छा बेटा, ग्लाशियल एसिटिक एसिड इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये फंगस से उसको बचाता है, ठीक है। और फिर नॉर्मली जो फ्लूइड है ये कोई क्लाउड वगैरह या इस तरह की चीज़ नहीं बनाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ एडिड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज फ्रॉम द सुपरनेटेड फ्लूइड, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो नॉर्मल फ्लूइड है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा क्ले या इस तरह से, लेकिन जो इस तरह का होगा वो फिर आपको पता ही है। अच्छा नेक्स्ट इसमें एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज देखें। ग्लूकोज आप प्लूरल फ्लूइड में अगर तो लेस देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर है या फिर ग्रेटर देन 2.5 मिलीमोल पर लीटर है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ा माइलेज, तो अल्फ़ा माइलेज जो है इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। प्लूरल अफ्यूजन में भी फर्स्ट साइन ऑफ पैंक्रियाटिक डिजीज़, वो कहता है कि प्लूरल अफ्यूजन में सबसे पहले हमने पैंक्रियाटिक डिजीज़ को एड्रेस किया। फिर अल्फ़ा माइलेज एक्टिविटी जो है उसको भी मेजर किया और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें मिले, ठीक है जी। तो इससे ना ये देखें, अब अल्फ़ा माइलेज जो है इसकी एक्टिविटी को कह रहा है कि इसको हम कंसीडर करेंगे एवेलुएटिव, जबकि फ्लूइड की जो एक्टिविटी है वो उस पर आप क्यों नहीं जा रहे। फ्लूइड की जो एक्टिविटी है इसमें देखें, अच्छा जो प्लूरल फ्लूइड है, हाँ जो प्लूरल फ्लूइड है ना, ये देखें प्लूरल फ्लूइड अल्फ़ा माइलेज इसके साथ ही क्रिएटिनिन काइनेज देखें। आइसोएंजाइम्स भी जो है हाई होता है प्लूरल फ्लूइड में। पीएच इसकी देखें 7.6 से 7.6 होगी, अगर लेस देन होती है तो ये एम्फाइमिया मैलिग्नेंट डिसऑर्डर या कोलेजन डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है, ट्यूबरकुलोसिस की तरफ या एसोफेजियल रप्चर की तरफ। अगर पीएच 7.3 से 7.4 है तो ये तकरीबन बिनाइन कंडीशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर पीएच लेस देन 6 आती है तो ये हाईली सुजेस्टिव है एसोफेजियल रप्चर के लिए। अगर पीएच लेस देन 7.1 है तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है उसके साथ एसोसिएटेड होगा, कनेक्टिव टिश्यू और डिजीज़ के साथ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ। अगर पीएच 7.2 से 7.4 के दरमियान में है तो ये नियोप्लाज्मा, आइडियोपैथिक डिसऑर्डर और ट्यूबरकुलोसिस वगैरह को इंडिकेट करता है। अगर पीएच ग्रेटर देन 7.4 हो जाएगी तो फिर जो है वो ये पोस्ट कार्डियो टोमी को स्टेट करेगा या बताएगा। फिर स्टेनिंग है, स्टेनिंग में बेटा एक्सुडेट और इन्फेक्टिव प्रोसेस सस्पेक्ट करता है। फिर उसके बाद आप कल्चर भी लगाएंगे और जो थर्ड कंटेनर होगा उसमें से आप क्या करेंगे, इस मकसद के लिए आप यूज़ करेंगे ग्रैन और एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक है ना। इसके साथ ही फंडामेंटल जो है नहीं फंडामेंटल्स ऑफ एनी ऑफ द कल्चर क्या होगा, फंगल डिजीज़ अप्रोप्रिएट कल्चर। एग्लूटिनेशन क्या होगा, टेक्निक्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया एंटीजेंस। ट्यूमर मार्कर देखें, ट्यूमर मार्कर भी आप इसमें द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्यूमर मार्कर इन द प्लूरल फ्लूइड इज समटाइम्स हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन मैलिग्नेसीज। दीज आर डन इफ द प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंट सेल इज सस्पेक्टेड, ठीक है ना। अगर मैलिग्नेंट सेल की प्रेजेंस सस्पेक्टेड है तो फिर आप ट्यूमर मार्कर भी करवा सकते हैं। टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो एडिनो कार्सिनोमा होगा लंग्स के अंदर, ठीक है ना, और कार्सिनोमा होगा ब्रेस्ट के अंदर या ओवरी में। टेस्ट की विस्कोसिटी के लिए जो आप टेस्ट करेंगे, आप एस्पिरेट करेंगे उसको पाइपेट के अंदर और फिर इसको फिल करेंगे एक निशान के ऊपर 5 सेंटीमीटर के या उससे भी ज़्यादा। विस्कोसिटी नॉर्मली आप देखेंगे लेंथ जो है वो बैंड की वो लेस देन 5 सेंटीमीटर होती है, तो विस्कोसिटी जो है वो ये डिक्रीज हो जाएगी। म्यूसिन में या हेलुरोनिक एसिड के लिए आप टेस्ट करेंगे 5 ml to 1.5 ml डाइल्यूटेड फ्लूइड जो है उसमें आप 0.14
न्यूक्लिक एसिड या 408 ml ग्लाशियल एसिटिक एसिड आपने ऐड कर देना 1 लीटर में। फिर स्टीरर करें उसको गिलास रॉड के साथ और एग्जामिन करें इमीडिएट 2 घंटों के अंदर। टेस्ट ड्राई मैश जो है वो गुड होना चाहिए। आप सॉफ्टर Shiridi participates in terms and it is fair for the fair poor participants show the share of the Mason turbid solution later to indicate the reducer। ये बेटा मैं आपको समझाऊंगा वेट प्रिपरेशन में आप देखें आर फैक्टर्स के लिए आप कर सकते हैं। ये बेटा कोई मुश्किल नहीं है तो आसानी बहरहाल आप आ जाएं फिजिकल क्लास में तो फिर मैं आप लोगों को इसकी डिटेल भी बताता हूँ है ना।